हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम बात करेंगे कि टॉपिक क्या है और चर्चा में क्यों है। घातक पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचे पूरी तरह से सक्रिय है। नियंत्रण रेखा पर प्रशिक्षण शिविर और लॉन्च पैड अभी भी काम कर रहे हैं, जिससे कि चिंता बढ़ गई है। यह हमला जनरल मुनीर के कश्मीर पर दिए गए बयान के बाद हुआ था। तो जो ये न्यूज़ है, आजकल तरह तरह के जो न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ चैनल है वहाँ पे कवर हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा जैसे कि पहलगाम में अभी कुछ दिन पहले ही एक घटना हुई थी जिसमें कि 28 लोगों की डेथ हुई थी। तो अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख तथ्यों की। अधिकारियों ने बताया कि आंतरिक क्षेत्रों में स्थित मुख्य प्रशिक्षण शिविर और नियंत्रण रेखा एलओसी पर स्थित लॉन्च पैड बिना किसी रुकावट के काम करते हैं। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पाक प्रशिक्षित आतंकवादी अब जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि 778 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा पर मजबूत घुसपैठ रोधी तंत्र उनके पहुंच को जटिल बनाता है। पिछले साल घुसपैठ की 10 नाकाम कोशिशें की गई, जिसमें 25 आतंकवादी भी मारे गए थे। पहलगाम क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण सैन्य उपस्थिति नहीं है, लेकिन हमले की खबर के बाद विशेष आतंकवाद निरोधी बल और राष्ट्रीय राइफल्स की एक इकाई को तुरंत क्षेत्र में भेजा गया। अधिकारियों के अनुसार कम लागत उच्च प्रभाव वाले ऑपरेशन संभवतः अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा और प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब यात्रा के समय के साथ मेल खाने के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य वैश्विक ध्यान आकर्षित करना था। अधिकारी के अनुसार पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी बुनियादी ढांचा, जिसमें लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और अल बद्र जैसी तथाकथित रणनीतिक संपत्तियां शामिल थी। साथ ही साथ जिहादी मदरसे और मदरसा नेटवर्क भी चालू हैं, जो कि वहां पर स्थापित किए गए थे। उनके अनुसार जनरल मुनीर द्वारा भारत के खिलाफ हाल ही में की गई टिप्पणी से स्पष्ट है कि पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में सुधरते हालत से असंतुष्ट है, क्योंकि जांच के अनुसार पिछले वर्ष 2.9 मिलियन पर्यटक आए, जिसने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हमला सुरम्य बैसरन घाटी में हुआ था, जिसमें कि 28 लोग मारे गए थे, और ये 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद क्षेत्र में सबसे बड़े घातक हमलों में से एक है। लोगों के अनुसार आतंकी सेना वर्दी में थे और धर्म के आधार पर इन्होंने अपना शिकार चुना था। कहा भी जा रहा है कि कई लोगों से आयतें भी सुनवाई गई थी जबरदस्ती। पुरुषों को मारने से पहले धार्मिक आयतें पढ़ने को मजबूर किया गया था। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध मोर्चा ने ली जिम्मेदारी। तो कौन सा प्रतिरोध मोर्चा था? इसकी जिम्मेदारी एक आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआर ने ली थी। इसे लश्कर ए तैयबा का अंग भी माना जाता है। उन्होंने क्षेत्र में बाहरी लोगों के आने पर असंतोष जताया। हालांकि टीआरएफ का दावा अभी अपुष्ट है, लेकिन हमला अच्छे से समन्वित और निष्पादित किया गया, जो कि एक पेशेवर योजना की ओर इशारा करता है। टीआरएफ के कमांडर सज्जाद गुल, जो कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि 1967 वाला जो यूएपीए का एक्ट है, उसके तहत आतंकी इनको घोषित किया गया है। इसे आईएसआई से समर्थन प्राप्त है, जो कि क्षेत्र में अशांति के लिए कुख्यात है। अब बात करते हैं इजराइल पर हमास हमले से इसकी तुलना कैसे की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस प्रमुख के अनुसार पहलगाम में लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर हमला हुआ था और हमला हमास के इजराइल पर किए गए हमले से मिलता जुलता है। वैद, जो कि वहाँ के पुलिस प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिक्रिया उचित होनी चाहिए, जैसे इजराइल ने की थी हमास के खिलाफ। अब हम बात करते हैं विश्व की क्या प्रतिक्रिया रही इसमें। भारत और विदेशों में इस घटना की कड़ी निंदा हुई और भारत के प्रधानमंत्री, जो कि सऊदी अरब में थे, उन्होंने अपनी यात्रा अधूरी छोड़ करके वापस आ गए। उन्होंने आतंकवादियों की कड़ी निंदा करके न्याय के कटघरे में लाने का वादा किया। जम्मू में विरोध प्रदर्शन हुए थे और आतंकवाद बंद करो के नारे लगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को भी इस्तीफे की मांग की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायली पीएम नेतन्याहू सहित दुनिया भर के नेताओं ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और आतंकी हमले की निंदा की थी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जम्मू में हो रहा प्रदर्शन है, जिसमें कितने सारे लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहे थे। अब हम बात करते हैं पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हमला है पहलगाम अटैक, लेकिन उससे पहले भी कुछ अटैक हुए थे जिनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। पुलवामा अटैक, इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। 14 फरवरी 2019 को हुआ था। जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ काफिले पर विस्फोटक से भरी गाड़ी का हमला किया। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे और इसके जवाब में भारत ने बालाकोट में हवाई हमले किए थे। उरी अटैक की बात करें, जिसमें कि 19 सैनिक शहीद हुए थे। यह 18 सितंबर 2016 में हुआ था। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया और इसमें 19 सैनिक शहीद हुए और 30 से ज़्यादा घायल हुए थे। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी।
अब हम बात करें गांदरबल हमले की, यानी कि इसमें बहुत सारे मजदूरों की मौत हुई थी। ये 20 अक्टूबर 2024 में हुआ था और आतंकियों ने एक निर्माण स्थल पर हमला किया था। इसमें गैर स्थानीय मजदूर और एक स्थानीय डॉक्टर निशाना बने थे। कुल 7 लोगों की मौत हुई थी और हमला जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद हुए थे। अब बात करते हैं रियाशी हमले की, जिसमें कि 9 लोगों ने जान गंवाई थी। 9 जून 2024 में ये हुआ था। आतंकियों ने शिवखोरी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया और इसके बाद बस खाई में जाकर गिर गई थी। हादसे में 9 लोग मारे गए थे और 33 घायल हुए थे। उधमपुर अटैक, जिसमें बीएसएफ काफिले पर हमला हुआ था। 16 सितंबर 2015 की ये घटना थी। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर बीएसएफ काफिले पर हमला किया, जिसमें 2 जवान शहीद हुए और 11 घायल हुए थे। एक आतंकी नावी जिंदा भी पकड़ा गया था। कठुआ अटैक, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। 8 जुलाई 2024 को ये हुआ था। आतंकियों ने सेना के वाहनों पर ग्रेनेड और गोलीबारी से हमला किया था और हमले में 5 सैनिक शहीद हुए थे और 5 घायल भी हुए थे। अब बात करते हैं डोडा हमले की, जो कि जंगल में मुठभेड़ का मामला था। 16 जुलाई 2024 में हुआ था। डोडा के डेसा जंगल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें 4 सैनिक और एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ था। सरकार ने 2020 में डोडा को आतंक मुक्त घोषित किया था। गुलमर्ग हमले की बात करें तो सेना के वाहन पर हमला हुआ था 24 अक्टूबर 2024 को। गुलमर्ग के पास सेना के वाहन पर आतंकी हमला किया गया, जिसमें 2 सैनिक और 2 नागरिक पोर्टर मारे गए थे। कई घायल भी हुए थे और ये हमला टूरिस्ट इलाके में हुआ था। अब हम बात करते हैं आखिर जो ये घटना हुई है इससे जम्मू कश्मीर के पर्यटन पर क्या असर पड़ेगा। पर्यटन को एक बड़ा धक्का लगा और 12 लाख एडवांस बुकिंग जो कि कैंसिल कर दी गई। आतंकी हमले के बाद टूरिस्टों में एक खौफ आ गया था। श्रीनगर में टूरिस्ट सीजन चरम पर था, लेकिन बेसरन घटना के कारण पर्यटन को बड़ा झटका लगा। कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अनुसार पर्यटकों ने अगस्त तक की 12 लाख एडवांस बुकिंग्स भी रद्द कर दी। सुरक्षा कारणों से यात्री अपनी यात्रा रद्द कर रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म को नुकसान हो रहा है और पर्यटक अपनी सुरक्षा को पहले प्राथमिकता दे रहे हैं, इसीलिए वो अपनी जो ये चीज़ें हैं रद्द कर रहे हैं। इसके बाद तो मतलब लगता है कि कुछ 1-2 साल तक उनके पर्यटन पर भी बहुत ज़्यादा बुरा नुकसान हो सकता है। इस समय भी यहाँ 1 लाख से अधिक टूरिस्ट मौजूद है, लेकिन बेसरन घटना ने सारे के कराई पर पानी फेर दिया। इस घटना से उत्पन्न हुई स्थिति के चलते टूरिस्ट सुनिश्चित तौर पर अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ही तरजीह देंगे और अपने घरों को वापस लौटने तथा अपनी एडवांस बुकिंग रद्द कराने को प्राथमिकता देंगे। प्रशासन ने यहाँ फंसे टूरिस्टों के लिए स्पेशल ट्रेन और एक्स्ट्रा फ्लाइटों का भी बंदोबस्त किया था। पर्यटन संचालकों, टैक्सी चालकों और उद्योग से जुड़े अन्य लोगों ने इस हमले की निंदा की और गर्मियों की भीड़ की शुरुआत में व्यापार में हुए नुकसान पर अफसोस भी जताया, क्योंकि जो ये टूरिस्ट आते थे तो कहीं ना कहीं जो टैक्सी वाले थे उनका भी मतलब इसे आजीविका का एक स्रोत था, उद्योग वालों के लिए भी एक स्रोत था। तो अब कहीं ना कहीं उन पर भी कुछ नुकसान देखने को मिलेगा, जो कि पर्यटन पर निर्भर रहते थे। यह हमला मोदी के क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रयासों के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि इस क्षेत्र में बेहद खूबसूरत पहाड़, घाटी और मुगलकालीन भव्य उद्यानों ने 5 साल की अपेक्षाकृत सुरक्षा के कारण रिकॉर्ड पर्यटक आगमन को आकर्षित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने पर्यटन में उछाल को उनकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक बताया, लेकिन इस घटना के बाद अब कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी धक्का लगा है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल 3 मिलियन से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ, जो कि 2018 में 8,31,000 से भी कम था, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग का विस्तार कोविड के बाद यात्रा में हुआ था। लेकिन कुछ कश्मीरी कट्टरपंथियों ने इस आगमन को शेष हिंदू भारत से आए पर्यटकों का सांस्कृतिक आक्रमण बताया। स्थानीय विधायक और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रमुख सज्जाद लोन ने संवाददाताओं से कहा कि हमारे यहाँ आतिथ्य का इतिहास रहा है, लेकिन कुछ कायर आतंकवादी इसे नष्ट करना चाहता है। अब हम बात करेंगे उस लोकेशन की जहाँ पर ये घटना हुई थी, यानी कि पहलगाम। भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले में स्थित एक नगर और अधिसूचित क्षेत्र है। ये इसी नाम की तहसील का मुख्यालय भी है और अनंतनाग से 45 किलोमीटर दूर लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। पहलगाम एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और पर्वतीय स्थल है, साथ ही अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। विश्व भर से हजारों पर्यटक प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं और ये स्थान मर्ग घास भूमियों से घिरा हुआ है और ग्रीष्म ऋतु में पशु चराने के लिए एक उत्तम स्थान है। इसीलिए पशु चराने की वजह से जो चरवा है उनको वहाँ पे पहल कहते हैं, तो इसी वजह से उसको पहलगाम कहा जाता है। पुएल का अर्थ है कश्मीरी भाषा में चरवाहा और पहलगाम का अर्थ है चरवाहों का गांव। पहलगाम अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है। ये श्रीनगर से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और घने जंगलों, खूबसूरत झीलों और फूलों के घास के मैदानों से घिरा हुआ है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय जून से अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी बर्फ के लिए है। यहाँ से बेदाव और अरु घाटियों की यात्रा, घुड़सवारी, कैनोइंग इत्यादि करे जा सकते हैं, लेकिन अफसोस इतनी सुंदर घाटी में भी इस प्रकार की घटनाओं से लोग अब
जाने से डर रहे हैं। ये रही वो पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पर घटना हुई थी। यहाँ पे आप मैपिंग देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर ये पहलगाम है पर्टिकुलर एरिया। अब हम बात करते हैं एलओसी यानी कि नियंत्रण रेखा की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कश्मीर युद्ध के बाद घोषित वर्ष 1948 का युद्ध युद्ध रेखा के बाद ही नियंत्रण रेखा के रूप में सामने आया। दोनों देशों के बीच वर्ष 1972 की कहानी के बाद इसे एलओसी के रूप में नामित किया गया। एलओसी का सीमांकन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र यानी कि सियाचिन मॉल यानी कि पॉइंट एनजे 9842 तक किया जा चुका है। एलओसी पर दोनों सेनाओं और सेना के सैन्य संचालन एजेंटों डीजीएमओ द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया गया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कानूनी समझौता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल को। ये जो आपको रेड रेड लाइन दिख रही है ये सारी लाइन ऑफ कंट्रोल है और इसके ऊपर है पीओके एंड यहाँ पे आपको अक्साई चीन लद्दाख के इस साइड देखने को भी मिलेगा, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूएपीए की। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 को व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों के अधिक प्रभावी रोकथाम, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और उससे संबंधित मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। गैरकानूनी गतिविधियों को भारत के किसी भी हिस्से के अधिग्रहण या फिर पृथक्करण का समर्थन या फिर उकसावा देने वाली कार्रवाइयों या फिर इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाने वाली या फिर उसका अनादर करने वाली कार्रवाइयों के रूप में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को यूएपीए द्वारा देश भर में मामलों की जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है और यह अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक को संपत्ति की जब्ती या फिर कर्की की मंजूरी देने का अधिकार भी देता है जब एजेंसी द्वारा मामले की जाँच की जा रही हो। अब हम बात करते हैं इसमें कब कब और कैसे कैसे संशोधन हुए थे। तो इसमें जो संशोधन हुए थे सबसे पहला हुआ था 2004 में, फिर हुआ था 2008 में, फिर 2012 में, फिर 2019 में हुआ था, जिसके तहत आतंकवादी वित्तपोषण और साइबर आतंकवाद, किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना और संपत्ति जब्ती से संबंधित प्रावधानों का विस्तार भी किया गया। अब हम बात करते हैं यूएपीए के प्रावधान क्या क्या हैं। 2004 के संशोधन के बाद आतंकवादी कृत्यों को अपराधों की सूची में जोड़ा गया। 2019 संशोधन सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी गतिविधि को गैरकानूनी घोषित करने का पूरा अधिकार देता है। अगर सरकार किसी गतिविधि को गैरकानूनी मानती है तो वह आधिकारिक राजपत्र में एक नोटिस प्रकाशित करके इसे आधिकारिक तौर पर गैरकानूनी घोषित कर सकती है। यूएपीए के तहत जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में आरोप पत्र दायर कर सकती है और अदालत को सूचित करने के बाद अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाया जा सकता है और ये अपराधियों पर एक ही तरह से लागू होगा, भले ही अपराध भारत के बाहर हो या फिर किसी विदेशी भूमि पर किया गया हो। इसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास को सर्वोच्च दंड माना गया है। अब हम बात करते हैं एनआईए अधिनियम 2008 की। यह आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच एवं अभियोजन के लिए केंद्रीय एजेंसी की स्थापना करता है। एनआईए अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध अपराधों की जांच एनआईए कर सकती है। अनुसूची में मूल रूप से परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 और अपहरण रोधी अधिनियम 1982 जैसे अधिनियम शामिल थे। संशोधन के साथ एनआईए में अब इससे संबंधित मामलों की भी जांच कर सकती है, जैसे कि मानव तस्करी, यानी कि अगर कोई इंसान को बेच रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो उस चीज़ पे भी अब ये जांच कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या फिर बैंक नोट हो गया तो उस चीज़ पे भी एनआईए जांच कर सकती है। निषिद्ध हथियार पे भी एनआईए जांच कर सकती है। साइबर टेररिज्म पे भी जो एनआईए वो जांच कर सकती है। साथ ही साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत जितने भी अपराध हैं उन सब की एनआईए जांच कर सकती है। अब हम बात करेंगे आतंकवाद होता क्या है। आतंकवाद हिंसा और धमकी का विशेष रूप से नागरिकों के विरुद्ध मंशापूर्ण एवं अवैध उपयोग है, जिसका उद्देश्य भय पैदा करना और राजनीतिक, धार्मिक या फिर वैचारिक लक्ष्य प्राप्त करना है। जैसे कि हमने अभी अभी पहलगाम में देखा कि किस प्रकार से लोगों से उनके धर्म पूछ करके हत्याएं की गई। ये भय, व्यवधान और अनिश्चितता का माहौल बनाकर सरकारों या फिर समाजों को प्रभावित करने का ध्येय रखता है। कई बार क्या होता है कि जो आतंकवादी होते हैं वो किसी देश की सरकार से अपनी मंशा पूर्ण कराने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए यह हरकतें करते रहते हैं।
भारत आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के साथ कठोर रुख रखता है और हालांकि आतंकवाद की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है जिससे कि विशिष्ट गतिविधियों को आतंकवादी कृत्य के रूप में वर्गीकृत करना कठिन भी हो जाता है। यह स्पष्टता आतंकवादियों को लाभ पहुंचाती है और कुछ देशों को चुप रहने तथा वैश्विक संस्थाओं में किसी कार्रवाई पर वीटो लगाने से सक्षम भी बनाती है। जैसे कि हमने देखा है कि यूएनएससी में कई जो देश है, जब भारत ने पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवाद पर क्वेश्चन उठाया था तो उन देशों ने भारत का समर्थन नहीं दिया था। तो ये चीज़ भी हमें कई बार यूएनएससी में भी देखने को मिला है, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल जैसे एक प्रमुख संस्था के लिए कहीं ना कहीं बदलाव की ओर इशारा करता है कि इसमें थोड़े बदलाव होने चाहिए। अब हम बात करते हैं आतंकवाद के कुछ अन्य रूपों की। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग धर्म को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, कुछ राजनीतिक उद्देश्य से करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार से साइबर अटैक करके भी ये आतंक बढ़ाया जाता है। जैसे कि अगर आपने पेगासस सुना होगा तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से आतंक का ही एक रूप है, क्योंकि अभी सार्वभौमिक ऐसी परिभाषा दी नहीं गई। तो इसमें आतंक के कई प्रकार के रूप हो, जैविक हथियार के रूप में आजकल आतंक किया जा रहा है। जैसे किसी देश को किसी अन्य देश के साथ दुश्मनी है तो फिर अन्य पर महामारी छोड़ देता है या फिर टिड्डी भेज देता है, टिड्डी दल बाय द वे, क्योंकि इसमें क्या होता है कुछ तो नेचुरल आती है एंड कुछ मानव के द्वारा भी भेजी जाती है, ताकि जो अन्य राष्ट्र या फिर जो शत्रु राष्ट्र है उस पर्टिकुलर कंट्री का, तो वो उसकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बना सके। तो इस प्रकार उद्देश्यपूर्ण किसी भी प्रकार से लोगों में आतंक फैलाना या फिर किसी भी प्रकार से राजनीतिक, धार्मिक या फिर वैचारिक लक्ष्य को ध्यान में रख करके डर या भय का माहौल बनाना अन्य राष्ट्र में या फिर जो शत्रु राष्ट्र है उसमें, तो इस चीज़ को कहते हैं आतंकवाद। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ संस्थागत ढांचे, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एनएससीएस, तो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की देखरेख एवं समन्वय करता है, जिसमें कि आतंकवाद रोधी प्रयास भी शामिल है। अब हम बात करेंगे गृह मंत्रालय एमएचए, यानी कि घरेलू स्तर पर आतंकवाद विरोधी अभियानों और खुफिया सूचना संग्रहण का नेतृत्व करता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए, यह आतंकवाद संबंधी बड़े मामलों की जांच और अभियोजन में भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं भारत ने कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए हैं जो कि आतंकवाद का विरोध करते हैं। राजनयिक एजेंटों सहित अंतर्राष्ट्रीय रूप से संरक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और दंड पर अभिसमय 1973 भारत ने किया था। बंधकों को बनाने के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1979, आतंकी वित्तपोषण के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1999। इसके अलावा जो हमारा आर्टिकल 22 है संविधान में, वो भी निवारक रोध की बात करता है, जिसमें भी कई प्रकार के जो एक्ट है वो बनाई गई, लाइक पोटा हो गया, टाडा हो गया, यूएपीए हो गया। तो कहीं ना कहीं वो उस एक्ट को ही उस आर्टिकल को ही ध्यान में रख करके सारे एक्ट्स बनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं आतंक को रोकने की ज़रूरत है और इसके लिए सभी संपूर्ण विश्व को एक साथ आगे आना होगा। अकेले कोई देश इससे लड़ नहीं सकता, क्योंकि संपूर्ण विश्व के लिए चुनौती है। तो कहीं ना कहीं जो ये आतंकी वित्त पोषण है इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, और साथ ही साथ जो आतंक समर्थित देश है उन पर भी कुछ ना कुछ रोक लगाई जानी चाहिए। कुछ प्रमुख संगठनों में जैसे G20 हो गया या फिर ब्रिक्स हो गया या फिर बिम्स्टेक हो गया, तो इस प्रकार के कुछ वैश्विक संगठनों में ऐसे आतंकी समर्थित देशों पर भी कुछ रोक लगाई जानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही कंटेंट मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको क्लासेस अपडेट मिलती रहे। पीडीएफ भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।